Hello everyone, we'll continue with our lecture on endocrine system. What is the importance about endocrine system? It is the system that was responsible for producing hormones. And what is the work of hormones? Hormones are biochemical messengers in our body that will help in controlling and coordinating our body growth and development. So in our last class, we were done with hypothalamus, the supreme commander of endocrine system. Then we also did pituitary gland, the master gland. Next we'll move on towards other glands of endocrine system. So after pituitary, the next gland that we're going to deal with is your pineal gland. When we're talking about pineal gland, in the diagram beside the screen, you can have a look around the pineal gland. It is located within the brain itself. Okay, let's have a look around. It is a pea-sized mass of nerve tissue attached by a stalk to the posterior wall of the brain at the back of the skull. Literally, it is पी साइज, मटर के दाने जितना इसका साइज है. कहाँ मौजूद है? ब्रेन के बैक साइड वाले हिस्से में मौजूद है. साथ ही साथ ये नर्व की एंडिंग का एक पार्ट है, नर्व टिश्यू का एक पार्ट है. ठीक. इट फंक्शंस एज ए ग्लैंड सिक्रेटिंग द हार्मोन मेलाटोनिन. सो ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इस हार्मोन का नाम क्या है? मेलाटोनिन. मेलाटोनिन का काम क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल क्लॉक. अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक? Our body acts in a biological rhythm और biological clock manner, जहाँ पे दिन के टाइम पे हमारी बॉडी के सारे लाइफ प्रोसेसेस एनहांस हो जाते हैं, तेज होते हैं. लेकिन वहीं पे जैसे ही रात हो जाती है, हमारी बॉडी के सिस्टम धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती. तो ये जो एक साइकिल है, इसी साइकिल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. एंड this specific hormone melatonin, it helps in maintaining this biological clock. देखते हैं इसके बारे में. मेलाटोनिन इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन. इट इज प्रोड्यूस्ड इन डार्कनेस बट नॉट इन ब्राइट लाइट. तो ये अंधेरे में प्रोड्यूस होता है, लाइट में प्रोड्यूस होगा ही नहीं. तो ये हमारे लिए यहाँ पे दो प्री क्वेश्चन मिल गया. मेलाटोनिन क्या है? ये है बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन. साथ ही कब प्रोड्यूस होगा? डार्क में प्रोड्यूस होता है, दिन में प्रोड्यूस या फिर लाइट में प्रोड्यूस होगा ही नहीं. It synchronizes the body to the 24-hour day and night rhythm. डे के टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होगा, रात के टाइम पे प्रोड्यूस होगा. रात भी अगेन हम बात कर रहे हैं नेचुरल वाली. अगर इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले, ट्यूब लाइट, एलईडी बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, अगेन दिस इज लाइट. अगर लाइट है तो फिर ये प्रोड्यूस नहीं होगा. सो देखा जाए आज की मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर पा रही. जैसे आपको रात कि लेट्स से आप रात के 12 बजे 1 बजे अगर आपने लाइट वगैरह स्विच ऑन करके रखा हुआ है, देन ऑफ कोर्स मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा ही नहीं. बाय द वे, मेलाटोनिन का काम क्या है? ये हमारी बॉडी में स्लीप इंड्यूस करता है. जैसे मेलाटोनिन प्रोड्यूस होती है, व्हाट इट डज इज इट इंड्यूसेस स्लीप, हमें नींद आने लगती है. तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने में हेल्प करता है. लेकिन जैसे ही दिन हो जाएगा या फिर लाइट अगर ऑन रहती है, तो इसकी प्रोडक्शन बेयर मिनिमम हो जाएगी या फिर रुक जाती है. इसी वजह से नींद भी खुल जाती है. आपने कई बार नोटिस करा हुआ, आप गहरी नींद में हो, लेकिन अगर कोई रूम के लाइट ऑन करके चला जाता है या फिर खिड़की के पर्दे वगैरह सुबह आपने नोटिस करा होगा, खिड़की के पर्दे अगर खोल दिए जाते हैं, तो उस लाइट की वजह से हमारी नींद टूट जाती है. उसका रीजन यही है, मेलाटोनिन. तो इस चीज को हम याद रखेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन. हम इसे बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन क्यों कहते हैं? हमारी बॉडी की जो 24 आवर साइकिल जो है, डे नाइट साइकिल, उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करता है. काम क्या है? इट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग स्लीप इन आवर बॉडी. मतलब ये हार्मोन जब भी प्रोड्यूस होगा, हमें नींद आने लगती है. ठीक. नेक्स्ट, पिनियल ग्लैंड को हम प्री और 3 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे. मेलाटोनिन प्री एज वेल एज 3 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ. नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड. नाउ इट इज पार्ट ऑफ थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड. एक्चुअली ये पैराथायराइड थायराइड एक ही साथ है. थायराइड के ठीक पीछे ही पैराथायराइड मौजूद रहता है. तो ये कुछ एक अलग ग्लैंड नहीं है, एक ही ग्लैंड है, पैराथायराइड एंड पैराथायराइड, which is in the neck region. ये आपको दिख जाएगा डायग्राम में. Over here in neck region, ये जो आपको विंग शेप का स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रहा है, यही है हमारे लिए थायराइड ग्लैंड. नेक में पाया जाएगा. ठीक. एनीवेज, इट प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन.
दो हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। वैसे जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे वहां पे हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उसी हार्मोन की वजह से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, और थायराइड ग्लैंड जब स्टिमुलेट होता है तो कितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है? दो, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। एक एक करके डील करेंगे। फर्स्ट हार्मोन इज थायरॉक्सिन। इसका काम क्या है? इट इज कंसर्न्ड विथ बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर बीएमआर। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? हमारी बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम का जो सेंसेशन, ये सारे के सारे रिएक्शंस को जब आप सिंगल टर्म में जब आप मेंशन करते हो तो हम इसे कहते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऑल द लाइफ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज मेजर्ड इन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर हमारा बीएमआर नॉर्मल है मतलब हमारी बॉडी के सारे प्रोसेसेस सही साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर हमारी लाइफ बीएमआर हाई है, दैट मीन्स हमारी बॉडी का रिएक्शन हाई हो गया। अगर बीएमआर लो है दैट मीन्स हमारी बॉडी का रिएक्शन, बॉडी के सारे प्रोसेसेस स्लो हो गए, डाइजेशन स्लो हो गया, रेस्पिरेशन स्लो हो गया, सारे प्रोसेस स्लो हो गए। तो थायरॉक्सिन का काम क्या है? ये बीएमआर को मेंटेन करके रखता है, मतलब हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को मेंटेन करके रखता है। ओके, अब देखते हैं इट्स ओवर सिक्रेशन। मान लेते हैं अगर थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो इसी कंडीशन, इसकी वजह से कौन सी कंडीशन आती है? हाइपरथायरॉयडिज्म। दैट मींस ओवर एक्टिव थायराइड। थायराइड यहाँ पे ओवर एक्टिव हो गया जिसकी वजह से थायरॉक्सिन का जो लेवल है क्या हो गया? हमारी बॉडी में बढ़ गया है। इसकी वजह से जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। ये हमारे लिए नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है देखते हैं। इट सिम्टम्स आर इंक्रीज इन बीएमआर। हमारा बीएमआर बढ़ जाएगा, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन सब कुछ बढ़ जाएगा। अब इससे क्या दिक्कत आ सकती है? दिक्कत ही आती है सर्कुलेशन बढ़ गया है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया मतलब हार्ट रेट भी बढ़ा होगा। अब इसकी वजह से हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर डलने लगता है। ठीक, लॉस ऑफ वेट, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा हो गया मतलब हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड वगैरह वो यूज अप होनी शुरू हो जाएंगे, तो इसी वजह से विल स्टार्ट टू लूज वेट। तो ये एक इशू हो सकती है फ्यूचर में। हाइपर एक्टिविटी, अब क्योंकि रेस्पिरेशन रेट हाई है दैट मींस बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से हाइपर एक्टिविटी। ठीक, और इस हाइपर एक्टिविटी की वजह से होगा क्या? इंसोम्निया। इंसोम्निया में होता क्या है? हमें नींद नहीं आएगी, ठीक, बेचैनी जैसी फीलिंग आती। अब हाइपर एक्टिविटी की वजह से ये सारे साइड इफेक्ट होंगी। तो ये हो गया क्या? बीएमआर हाई होने से हमारा फायदा नहीं है बल्कि हमारे नुकसान पहुंचा सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है, बॉडी वेट लूज हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, इंसोम्निया, नींद ना आने वाली बीमारियां वगैरह भी हो सकती है, बेचैनी वगैरह, चिड़चिड़ापन, ये सारी इश्यूज भी आ सकती है। ठीक, एंड इसका रीजन क्या है? ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। अब ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो सकता है तो फिर अंडर सिक्रेशन भी हो सकता है। अब देखते हैं अंडर सिक्रेशन। ओके, अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म। दैट मींस यहाँ पे थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो गया है? कम हो गया। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके सिम्टम्स देखते हैं। डिक्रीज इन बीएमआर, हमारी बॉडी के सारे प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। इसकी वजह से होगा क्या? वेट गेन, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस स्लो हो गए तो फैट वगैरह हमारी बॉडी में स्टोर होनी शुरू हो जाती है। अब फैट वगैरह अगर स्टोर होगा तो फिर ऑफ कोर्स विल स्टार्ट टू गेन वेट, हमारा जो वेट है वो बढ़ जाएगा। लेथार्जी, आलसीपना शुरू हो जाता है क्योंकि एनर्जी हमारी बॉडी में है नहीं, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट स्लो हो गया। अब हमारी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगी तो आलसीपना, थकान वगैरह आनी शुरू हो जाती है। इसी को हम कहते हैं लेथार्जी। उसके साथ साथ स्किन बिकम्स ड्राई। ड्राई क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्लड फ्लो भी स्लो हो जाता है, हार्ट बीट वगैरह भी स्लो हो जाती है। अब ब्लड फ्लो का स्किन से क्या लेना देना है? क्योंकि ब्लड के जरिए ही तो स्वेट वगैरह ट्रांसपोर्ट करी जा रही है, वो सॉल्ट वाटर वगैरह। अब क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया तो स्वेटिंग कम होगी। स्वेटिंग कम होगी मतलब जो ऑयल वगैरह जो हमारे स्किन से सिक्रेट होती वो भी कम हो जाएंगी। इसी वजह से हमारी स्किन वगैरह भी ड्राई हो जाती है। और इस होलसम कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों हुआ था? थायरॉक्सिन की कमी की वजह से। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैल्सिटोनिन। एज द नेम सजेस्ट, ये कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका काम क्या है? इट मैनेजेस अपटेक ऑफ कैल्शियम टू द बोन। बोन के अंदर जो कैल्शियम वगैरह स्टोर करी जाती है, यूज करी जाती है, इस चीज को ये मैनेज करने में हेल्प करता है। लिटरली कैल्सिटोनिन की वजह से होता क्या है? हमारी बोन्स जो है कैल्शियम की वजह से मजबूत होती है। अब देखते हैं इट्स अंडर सिक्रेशन। मान लेते हैं अगर कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन अगर कम हो गया तो इसकी वजह से कौन सी कंडीशन होगी? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? बोन्स बिकम फ्रेजाइल एंड इजीली ब्रोकन। फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, हमारी जो बोन्स है वो कमजोर हो जाती है, नाजुक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकता है।
इसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ध्यान रखिएगा कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ये कैल्शियम इंटेक को कैल्शियम इंटेक में हेल्प करती है। इसकी कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, हमारी बोन्स वगैरह कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर थायराइड ग्लैंड। दो हॉर्मोन्स थे, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देते हैं, ये हमारा है थायराइड ग्लैंड और इसी के पीछे की तरफ ये आपको दिख जाएगा, दिस इज योर थायराइड, और इसके पीछे की तरफ ये जो 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज 4 डॉट्स आर योर पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये थायराइड के ही पार्ट है, उसके पीछे 4 डॉट फॉर्म में मौजूद है और इन्हीं डॉट फॉर्म स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखते हैं, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे मौजूद है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन पैराथॉर्मोन। सो जो पैराथायरॉयड से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो उसका नाम है पैराथॉर्मोन। काम क्या है इसका, इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन। साथ ही साथ और किस चीज में हेल्प करेगा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। तो ये मसल्स और बोन्स को तो मजबूत बनाने में हेल्प करता है, ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ये उसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फेट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करेगा। अब देखते हैं इसके ओवर और अंडर सिक्रेशन की वजह से क्या इशू हो सकती है। अगर ये ओवर सिक्रेट हो गया, ज्यादा अगर प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से होगा क्या, कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स विल बी ट्रांसफर टू द ब्लड। अब नॉर्मली कैल्शियम को कहाँ होना चाहिए था, बोन्स के अंदर, लेकिन मान लेते हैं अगर पैराथॉर्मोन ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे उल्टा केस हो जाएगा, कैल्सिटोनिन से जस्ट ऑपोजिट है। अगर यहाँ पे पैराथॉर्मोन ज्यादा हो जाएगा देन बोन्स के अंदर जो कैल्शियम मौजूद है वो ब्लड में वापस रिटर्न कर दी जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, हमारे बोन्स कमजोर हो जाएंगे, आसानी से टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कंडीशन सेम है, कैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन वाली कंडीशन सेम है, लेकिन कॉज जो है वो डिफरेंट है। कैल्सिटोनिन में कमी की वजह से हो रहा था, पैराथॉर्मोन में ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन होने की जरूरत है। कोई भी चीज अगर कम ज्यादा होती है देन ये नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट आता है अंडर सिक्रेशन। अगर ये कम सिक्रेट होता है तब क्या इशू होगा, इट विल लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, लोअर्स कैल्शियम लेवल्स इन स्केलेटल मसल। ब्लड में तो कैल्शियम लेवल को कम करेगा ही करेगा, प्लस स्केलेटल मसल्स में भी इसकी कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प, कभी कभी मसल में पेन वगैरह शुरू हो जाती है। इसी को हम कहते हैं मसल क्रैम्प। रीजन क्या है, पैराथॉर्मोन की कमी। तो पैराथॉर्मोन को हम प्री के लिए मार्क करेंगे, प्लस पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन को डिफरेंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है 5 मार्कर फॉर्मेट में। तो इस चीज को नोट डाउन करके रखें कि कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर काम करे, कब, ओवर एंड अंडर सिक्रेशन के केस में। ठीक, तो पैराथॉर्मोन एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड हम इसे मार्क करेंगे एंड नोट डाउन करेंगे। ठीक, पैराथायरॉयड कहाँ पाया जाता है, थायराइड के पीछे, हार्मोन है पैराथॉर्मोन, कैल्शियम फॉस्फेट के इंटेक में हेल्प करेगा। अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, कम प्रोड्यूस होगा तो फिर मसल क्रैम्प कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, ओके, तो जो नेक्स्ट ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है थाइमस। जब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, इसकी लोकेशन आपको दिख जाएगी। इसकी लोकेशन कहाँ मौजूद है, ठीक हमारे हार्ट के ठीक ऊपर ये मौजूद है। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। इट इज लोकेटेड एट द रूट ऑफ द नेक। नेक का जो रूट है या फिर जो जहां पे ये चेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं रूट ऑफ नेक, यहीं पे मौजूद है। अबव एंड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, ठीक हार्ट के ठीक ऊपर ये मौजूद है। ये आपको दिख जाएगा, हार्ट, इस एरिया में हार्ट मौजूद है। ओवर हियर इज आवर हार्ट, तो ये हार्ट के ठीक ऊपर की साइड पे मौजूद है। ओके, देखते हैं इसकी यूनिकनेस। थाइमस बाकी ग्लैंड्स के कंपेयर में यूनिक है। देखते हैं, इन रिलेशन टू बॉडी साइज थाइमस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब हम पैदा हुए थे, ठीक, बेबी फॉर्म में, उस समय जो थाइमस है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड था। बाय द वे, एडल्ट स्टेज में हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर, लेकिन एट बर्थ थाइमस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट, प्यूबर्टी तक आते आते, मतलब 11-12 साल की उम्र तक आते आते थाइमस की साइज क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, लेकिन इसकी साइज यहीं पे आके रुक जाएगी, अब इससे और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन लीवर क्या है, धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। इसी वजह से अल्टीमेटली जब हम एडल्ट फॉर्म में आते हैं, एडल्ट स्टेज पे आते हैं, तो लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड बन जाता है।
जबकि एट बर्थ थाइमस इज आवर लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक, अगेन थाइमस की एक और यूनिकनेस है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी फिर बाद में होता यह है कि थाइमस की साइज घटती भी है। आफ्टर 40-50 ईयर्स धीरे धीरे थाइमस घटते घटते मतलब इनएक्टिव भी हो जाती है। तो ये एक अनोखी ग्लैंड है जो हमारी उम्र के साथ साइज में, इसके साइज में वेरिएशन आती रहती है। जब हम पैदा हुए थे तो ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड था, फिर प्यूबर्टी तक आते आते मतलब 11-12 साल तक आते आते इसकी साइज की वजह से डबल हो जाती है। अब ये जो साइज है मेंटेन होकर रहेगी कब तक, 40 साल के आसपास तक, 40-50 साल तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, काम करने बंद भी कर देती है। तो ये इसकी खासियत है जो कि बाकी किसी ग्लैंड में देखने को नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इसके हार्मोन के बारे में। इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन थाइमोसिन। तो थाइमस की वजह से जो हार्मोन प्रोड्यूस होती है उसका नाम क्या है, थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम क्या है, थाइमोसिन एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम बाय एक्टिवेटिंग टी सेल्स। ये हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने की जो एबिलिटी है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। किस तरीके से, टी सेल्स को एक्टिवेट करके। अब ये टी सेल्स क्या है, टी सेल्स एक WBC की एक वेराइटी है। ठीक, और WBC का काम क्या था, इट हेल्प्स इन फाइटिंग पैथोजन या फिर एंटीजन। तो टी सेल्स वही चीज करता है, ये हमारी बॉडी के पैथोजन या फिर जो बीमारी कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं। टी सेल्स के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टी सेल के 3 टाइप्स दिख जाएंगे, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल एंड टी मेमोरी सेल। टी किलर सेल का काम क्या है, ये जो पैथोजेंस हैं, जो कह सकते हो हार्मफुल पैथोजन, उनको इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं, असैसिनेट करने में हेल्प करते हैं, कमांडो की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा, टी किलर सेल जाके उसे मार देता है। टी हेल्पर सेल का काम क्या है, ये सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी में पेट्रोल करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जैसे इनको कोई पैथोजन दिख जाएगा, ये किलर सेल को इन्फॉर्म कर, यहाँ पे एक पैथोजन है। टी हेल्पर सेल्स नॉर्मल टाइम पे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। टी मेमोरी सेल का काम क्या है, ये जो पैथोजन वगैरह जो हम लड़ते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, जैसे भी कोई भी पैथोजन से लड़ते हैं, तो टी मेमोरी सेल का काम है इस पैथोजन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर करके रखना। क्यों, आज इस पैथोजन को हमने इरेडिकेट कर लिया लेकिन हो सकता है कल वापस से आ जाए। तो टी मेमोरी सेल्स का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही सर्दी खांसी का वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, फटाक से हमें सर्दी खांसी नहीं होगी, 7-8 दिन बाद होती है। क्यों, वायरस की तादाद हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। ठीक, अब सर्दी खांसी शुरू हो गई। सर्दी खांसी शुरू होने के बाद आपने एक चीज नोटिस करी होगी, चाहे आप दवाई लो ना लो, आप 7-8 दिन तक तो आप खांसते रहोगे, छींकते रहोगे। क्यों, क्योंकि जब वायरस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी में वायरस फैल गया है, अब इसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं, खांसना, छींकना ये सब शुरू हो जाए, जिसे हम कहते हैं सर्दी लग के। ठीक, अब उसके बाद होता यह है, टी हेल्पर सेल्स को पता चलता है, अरे बाप रे, पूरी तरह से बॉडी में बीमारी फैल चुकी है, वायरस आ चुका है। तो टी हेल्पर सेल इंफॉर्मेशन भेजता है टी किलर सेल के पास कि भाई देखो यहाँ पे एक वायरस है जिसकी वजह से पूरी बॉडी क्या हो गई, बीमार हो गई। टी किलर सेल क्या करती है, सारे वायरस को मारना शुरू करेगी। अब ये जो मारने का जो सिलसिला है, ये करीब सर्दी होने के 7-8 दिन के आसपास शुरू होती है। इसी वजह से आपने देखा हो, एक बार सर्दी शुरू हो गई तो 7-8 दिन के बाद हम ठीक होना शुरू होता है। रीजन इज टी किलर सेल एक्टिवेट हो गई। अब ये जो टाइम लैग है, हम 7-8 दिन तक सफर क्यों कर रहे थे, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स उसको एनालाइज कर रहे थे, इन्फॉर्म करने में इसमें टाइम लग जाता है। तो 7-8 दिन तक हम बीमार पड़े रहे ना, ऐसी आगे गलती ना हो, इस वजह से टी मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाए। टी मेमोरी सेल्स ये सारे वाक्य को याद रखते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। और अगर मान लेते हैं वापस से कभी ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर आ गया, तो ये 7-8 दिन का ये गैप नहीं देते हैं, फटाक से टी किलर सेल को इन्फॉर्म कर दे। इस वजह से आपने देखा हो, जब आपको एक बार सर्दी हो जाती है, उसके ठीक 2-3 महीने तक वापस से आपको कभी सर्दी होगी नहीं। क्यों, उस समय टी मेमोरी सेल्स रहते हैं, टी मेमोरी सेल्स याद रखता है, अरे ये वायरस आया था, इसको हमने ऐसे इरेडिकेट करा था। तो 2-3 महीने तक ये टी मेमोरी सेल्स जिंदा रहती हैं। अभी केस बाय केस बेसिस, सर्दी खांसी के लिए टी मेमोरी सेल्स 2-3 महीने के लिए जिंदा रहती हैं, तो 2-3 महीने के लिए आपको वापस से कोई सर्दी खांसी होगी नहीं। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग, जैसे पोलियो के खिलाफ, टेटनस के खिलाफ कुछ महीनों से लेकर सालों तक हो सकते हैं। टेटनस के लिए 6 महीने, पोलियो के लिए लाइफ लॉन्ग तक टी मेमोरी सेल्स चीजों को याद रखते हैं। तो हर केस बाय केस बेसिस पे टी मेमोरी सेल्स की एज क्या होगी, वेरी करेगी। एनीवेज, बेसिक इन्फो क्या है,
थाइमोसिन टी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। टी सेल 3 तरीके, किलर, हेल्पर, मेमोरी। मेमोरी पैथोजन को याद रखता है ताकि फ्यूचर में बीमारी को प्रिवेंट कर सके। टी किलर सेल का क्या है, पैथोजन को इरेडिकेट करता है। हेल्पर सेल क्या करता है, पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में और बेसिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक, सो विद दिस विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर। तो आज यहीं तक हम करेंगे, फिर हम कल बाकी के एंडोक्राइन सिस्टम को वाइंड अप करेंगे। ठीक, हैव अ गुड डे, टेक केयर।